हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की स्पर्श और आज आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसकी 5वीं कविता पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके रचनाकार है श्री सुमित्रा नंदन पंत। तो बच्चों, इस कविता में पर्वत प्रदेश में पावस यानी प्रकृति का बहुत ही खूबसूरती से चित्रण किया गया है और सुमित्रा नंदन पंत जी की बड़ी बेहतरीन कविताओं में से ये एक है। बड़े सुंदर तरीके से मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, कहीं कहीं पे पुनरुक्ति प्रकाश, इस सब की इन अलंकारों की छटा, उपमा अलंकार, इन सब की छटा बड़ी बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसमें व्यक्त की है। तो आइए पढ़ते हैं पर्वत प्रदेश में पावस। तो इस कविता में आपको क्या क्या मिलेगा? बहुत सारे दृश्य मिलेंगे। तालाब का दृश्य मिलेगा, पर्वत का दृश्य मिलेगा और किस तरीके से बादलों का दृश्य मिलेगा और शाल के वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, वो कैसे ये बताना चाहता है कि कभी जब पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा होती है तो वहां का दृश्य जो हमारे सामान्य शहर हैं उनसे कहीं बहुत अधिक खूबसूरत बन जाता है और कैसा कैसा प्रतीत होता है, जिसको कवि ने बड़ी खूबसूरती से अपने शब्दों में पिरोया है। आइए चलिए पढ़ते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, तो ये क्या बता रहा है कि वर्षा ऋतु में जो पहाड़ हैं उसके पावस ऋतु थी यानी वर्षा ऋतु थी और पर्वत प्रदेश में क्या हो रहा है, पल पल प्रकृति जो है अपना वेश बदल बदल कर एक से एक खूबसूरत वेश धारण करती जा रही है। जैसे आप तरह तरह की ड्रेस बदलते रहते हो ना और सोचते हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारी प्रकृति है वो पर्वतों में, पर्वत प्रदेश में यानी पर्वतों हिल स्टेशन जो होता है पर्वत प्रदेश में किस प्रकार से तरह तरह के रूप बदलकर अपनी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। क्या क्या हो रहा है वहां पर, ये आपको कवि बताएंगे। मेखलाकार पर्वत अपार। अब आप ये दृश्य को समझ लीजिए। पर्वत खड़ा हुआ है और वो क्या कह रहा है कि करधनी के आकार का पर्वत है। ठीक है, मेखलाकार मतलब करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल है। तो करधनी आप जानते हो, जो स्त्रियां कमर में तगड़ी जैसी बांधती है ना, चांदी की, सोने की, बहुत सुंदर सी, तो ऐसे करके तगड़ी बंधी होती है कमर में। तो पर्वत कैसे, आप इसको उल्टा समझ लीजिए। तो ऐसे करके ये सेमी सर्कल जैसा वो करधनी के आकार का पहाड़ है वहां। अब ये क्या कर रहा है, मेखलाकार, ऐसा करधनी के आकार का पहाड़ क्या कर रहा है, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। तो अपने, और उस पहाड़ पे क्या है, वो छोटे 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 सफेद रंग के फूल लगे हुए हैं। तो कवि की कल्पना क्या है कि जो पर्वत है वो जो मेखलाकार की करधनी की आकृति का पर्वत है उस पर उसके बहुत सारे छोटे छोटे नेत्र हैं। फूलों को वो क्या कह रहा है कि उसके छोटे छोटे नेत्र हैं, आंखें हैं। अब इन आंखों से वो क्या कर रहा है, ये देखिए। अब लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाआकार। अब पर्वत देख रहा है नीचे, क्यों? क्योंकि नीचे उसके एक तालाब है, पर्वत के नीचे तालाब है और तालाब का पानी इतना साफ है जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा है फैला विशाल। और वो तालाब इतना पानी इतना साफ है कि ऐसा लग रहा है मानो नीचे दर्पण लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। अब पर्वत क्या कर रहा है, वो नीचे देख रहा है अपने आकार को कि मैं कितना विशाल, कितना खूबसूरत हूं। मैं, जैसे आप देखते हो ना, कह रहे मैं तो बड़ा हैंडसम लग रहा हूं, मैं तो बड़ी सुंदर लग रही हूँ। तो ऐसे ही पर्वत क्या कर रहा है, जो उसके पैरों के नीचे तालाब है वो उसमें अपना ऐसे आकार को निहार रहा है और बड़ा खुश हो रहा है कि मैं कितना कितना मेरा विशाल आकार है और मैं कितना खूबसूरत हूं, मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। अवलोक रहा है बार बार मतलब देख रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, तालाब के नीचे जल में अपने महान आकार को, बड़े आकार को, महाजमा आकार, महा आकार को देखकर क्या कर रहा है, जिसके चरणों में पलाताल यानी तालाब में, नीचे जो चरणों में उसके तालाब है, दर्पण सा है फैला विशाल, और वो दर्पण के समान जिसका जो जल है वो स्वच्छ और निर्मल है और पर्वत नीचे अपने महा आकार को उसमें देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा है। और ये इसका दृश्य है कि क्यों, क्योंकि पर्वत का प्रतिबिंब दिख रहा है आकाश उसमें तालाब में। तो जब वो तालाब में देखता है तो वो कहता है मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ, मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। और पर्वत की आंखें क्या है, जो उसके ऊपर छोटे छोटे बहुत सारे असंख्य फूल हैं, वो पर्वत की आंखें हैं। तो ये कवि की कल्पना है। ठीक है, पर्वत, वो नीचे तालाब है, तालाब और उसके पर्वत के ऊपर छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं
और कवि की कल्पना क्या है कि वो तालाब का पानी इतना साफ है कि उसमें पर्वत का प्रतिबिंब दिख रहा है और पर्वत ये अपना प्रतिबिंब देखकर खुश हो रहा है कि मैं कितना महान आकार का हूं, मैं कितने बड़े आकार का हूं, मैं कितना सुंदर हूं। तो ये कवि की कल्पना है। तो बच्चों इसकी भाषा कैसी है? खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, सरस है, सरल है, संस्कृत निष्ठ भाषा है। और जरा अलंकार देख लीजिएगा। दृक् सुमन में रूपक अलंकार है, पर्वत प्रदेश में अनुप्रास अलंकार है, और पल पल बार बार मैं हमेशा ही बताती हूँ आपको पुनरुक्ति प्रकाश है, और दर्पण सा, जहां भी सा की आवृत्ति होती है, सा शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये है इसमें पहला पद्यांश। दूसरा देखते हैं अब और क्या हो रहा है यहाँ पर। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब यहाँ बारिश चल रही है, मैंने आपको बताया पर्वत प्रदेश में, तो ऐसा लग रहा है कि जो जोर जोर से आवाजें आ रही हैं, गिरि का गौरव गाकर झरझर, तो जो झरने हैं उनका पानी और बढ़ जाता है। आप गए होगे जब भी हिल्स पे, आप देखते हो कि जब बारिश के दिनों में क्या होता है, झरनों का पानी और अधिक तीव्र गति से बहने लगता है, और ऐसे सफेद जब तेजी से पानी निकलता है झरनों में से, तो क्या होता है, लगता है सफेद मोती की लड़ियां जैसी बन जाती है, दिखता ही नहीं पानी, सफेद झाग 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 सुंदर सुंदर लगता है, मोती की लड़ियां हैं। तो कह रहा है वो क्या लग रहा है कि अब कवि की कल्पना क्या है कि जो गिरि का गौरव गाकर झरझर, मतलब झरझर झरझर उनकी आवाज है, वो ऐसा लग रहा है मानो वो पर्वत की, जो उसने कहा पर्वत इतना महान आकार का है, बड़े आकार का है, वो उसके गौरव का गान कर रहे हैं। कौन? झरने। तो झरने झरझर के जोर जोर से आवाजें करके ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत के गौरव का गान कर रहे हो। और मद में नस नस उत्तेजित कर रहे, उनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी नसों में उत्तेजना दौड़ रही है, क्योंकि वो इतनी तेजी से गिर रहे हैं ना, तो लग रहा है बड़ा जोश आ गया, उनको उत्साह उमंग से भरे पड़े हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, और वो ऐसा मोती की लड़ियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहा है, और झरते चले जाने कैसे, झाग भरे, निर्झर होता है झरना, तो झरने झाग से भरे हुए मोती की लड़ियों के समान प्रतीत हो रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। अभी कह रहा है गिरिवर मतलब जो पर्वत है, उसकी उर मतलब छाती पर बड़े बड़े पेड़ हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लंबे लंबे वृक्ष वहां पर, जैसे यूकेलिप्टस तरीके के बहुत सारे वृक्ष वहां लगे हुए होते हैं। तो कह रहा है जो पर्वत है उसकी छाती पर बहुत सारे वृक्ष उगे हुए हैं, और वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेखक कहता है, कवि कहता है कि वो ऐसे है मानो ऊंचे वृक्षों के मन में उठी हुई ऊंची ऊंची आकांक्षाएं। कितना बड़ा एम्बिशियस है ये। तो एम्बिशियस को हिंदी में क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी। तो कह रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है पर्वत के सीने पर, वे उच्च आकांक्षाओं से जो है वो भरे हुए हैं, और है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और वो जो वृक्ष है वो कैसे खड़े, शांत है, तो शांत आकाश की ओर कैसे देख रहे हैं, एकदम अनिमेष मतलब मौन, अटल मतलब बिल्कुल अपलक, मतलब बिना हिले हुए, और लेकिन कुछ चिंतित से लग रहे हैं। तो क्या कह रहा है, जो पर्वत है उसके ऊपर जो लंबे लंबे वृक्ष हैं वो कैसा लग रहा है कि वो आकाश की ओर देख रहे हैं, क्योंकि वो बड़े महत्वाकांक्षी है, और वो इस तरीके से खड़े होकर बिल्कुल एक टक चिंतित और अटल उस पर्वत पर खड़े हुए हैं। ठीक वही है बच्चों, पूरे कविता आप देख रहे हैं मानवीकरण अलंकार से ओतप्रोत है, खड़ी बोली का प्रयोग है, संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया गया है, और कितनी सुंदर संगीतात्मकता और लयात्मकता तो है ही। चित्रात्मक शैली है। चित्रात्मक शैली में आपको बता चुकी कि जब हम बात करते हैं तो आपके सामने अगर वो स्केच बनता चला जाता है, जब मैं आपसे बात करूं तो आप कहीं ना कहीं पर्वत प्रदेश या आपके घूमे हुए किसी हिल स्टेशन की वर्षा का आप लोग इमेजिनेशन, आपका इमेजिन चल रहा है, आप इमेजिन कर रहे हो, ये कल्पना में चल रहे हो। तो ये होता है कि चित्रात्मक शैली, इस तरीके की हम जो भी बात करें वो आपके सामने आती चली जाए। और ये नीरव नभ न की आवृत्ति से, गौरव गाकर ग की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार, मोतियों से सुंदर से, सा जहां भी आवृत्ति होगी, मैंने आपको क्या बताया था, उपमा अलंकार। तो ये उपमा अलंकार है। पूरा काव्यांश क्या, पूरी कविता ही मानवीकरण अलंकार से है। तो आप मानवीकरण अलंकार का प्रयोग तो इस कविता में जहां भी लिखेंगे वो सही होगा। आगे चलते हैं बच्चों। उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्जर है, टूट पड़ा भू पर अंबर। अब ये क्या कर रहा है कि अचानक से हुआ क्या कि भूधर का होता है पहाड़, और पारद के पार मतलब
पारे के समान सफेद और चमकीले पंख लगाकर। क्या हुआ, बादल जो है वो अचानक से क्या हुआ कि बादल आ गए, पर्वत के प्रदेश में छा गए। तो लगा क्या कि अरे बादल छा गए, जैसे पर्वत के सफेद रंग के पंख निकल आए और पर्वत गायब हो गया। क्यों? क्योंकि बादलों ने उसको ढक लिया। तो कवि क्या कल्पना कर रहा है कि अरे उड़ गया अचानक लोभूधर, अरे भाई ये बादल कहाँ, वो ये पर्वत कहाँ उड़ गया, दिख ही नहीं रहा अब तो। फड़का अपार पारद के पर, क्यों? क्योंकि जब बादलों ने उसको ढक लिया तो उसने कहा ऐस पारे के समान सफेद और चमकीले बादलों ने पर्वत को ढक लिया, तो ऐसा लगा जैसे पर्वत के सफेद पंख लग गए और पंख लगा के पर्वत तो कहीं उड़ गया। रव शेष रह गए हैं निर्झर, और क्या हुआ, रव मतलब केवल जो झरने हैं बस उन्हीं की आवाज शेष रह गई है, चपट चपट टपर टपर खूब आवाज चल रही है वहां है। टूट पड़ा भू पर अंबर, और इतनी जोरों से झरने टपक रहे हैं धरती पर कि ऐसा प्रतीत होता है मानो कि धरती पर आसमान टूट पड़ा हो। फिर धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, कह रहा है। और क्योंकि पानी इतना ज्यादा भर गया, तो जब पानी भर जाता है आप देखते हो जो शाल के वृक्ष हैं वो पहले से वो आधे डूब गए हैं, ठीक। तो कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे वो धरा में धंस गए हो, धरती में धंस गए हो। तो वो कह रहा है, कवि की कल्पना क्या है कि अरे ये क्या हुआ कि जो शाल के वृक्ष हैं तो छोटे छोटे से हो गए, कैसे? क्योंकि आधा पानी में डूब गए, नीचे मिट्टी में दब गए। तो कह रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती के अंदर जो हमारे शाल के वृक्ष हैं वो सब है, मतलब भयभीत होकर धरती में दब गए हो, धंस गए हो। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और सारे में क्योंकि धुआं धुआं सा हो गया है, बादल बादल छा गए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ताल जो हमारा तालाब था उस पर्वत के नीचे वो जल गया हो और उसके जलने से धुआं उठ रहा हो। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और इस प्रकार से वो कह रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारा बादल रूपी विमान में बैठकर, जो हम कहते हैं ना कि जो वर्षा के देवता है वो कौन है, इंद्र है। तो कह रहा है ऐसा लगता है बादल रूपी विमान में बैठकर और घूम घूम कर, विचर विचर मतलब घूम घूम कर जो इंद्र देवता है वो क्या कर रहे हैं, वो अद्भुत तरीके के खेल खेल रहे हैं। मतलब इधर इधर मुट्ठी मारी तो पता लगा पर्वत उड़ गया, इधर से किया तो तालाब जल गया, और जो शाल के वृक्ष हैं वो भयभीत होकर जमीन में घुस गए हैं और सारे में धुआं धुआं सा हो गया। तो ये कह रहा है कि देखो अपने, ऐसा लग रहा है कि बैठकर अपने यान में, जलद यान में, और जो हमारे इंद्र हैं वो क्या कर रहे हैं, तरह तरह के भांति भांति के प्रकृति से खेल खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग इंद्र को जो वर्षा ऋतु है उसका देवता मानते हैं। तो इंद्र अपनी जादूगरी दिखाता हुआ इधर उधर घूम रहा है। तो बहुत ही सुंदर ये कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है, और शायद प्रकृति की मैंने इससे बेहतरीन कविता सुमित्रा नंदन पंत जी की नहीं पढ़ी। सबसे सुंदर कविताओं में से ये जो आपकी 10वीं के सिलेबस में है, ये सबसे अच्छी कविताओं में से उनकी प्रकृति की है, जिसमें उन्होंने बड़ा ही अच्छा और बड़ा स्पष्ट वर्णन है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही गुंजल बन गया, जाल बन गया और समझ में ना आए। तो बड़े सुंदर दृश्य इसमें बताए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। मानवीकरण अलंकार मैं आपको बार बार बताती ही रहती हूँ कि मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है। तो एक प्रश्न मैं आपको उसका बताती हूँ, उसमें काफी चीजें कवर हो जाएंगी। जैसे पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, जो इनके जो कवि ने हमें बताए हैं। तो वो विशाल आकार वाला पर्वत तालाब के स्वच्छ जल में क्या कर रहा है कि वो अपनी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं, झरनों का पानी मोती की लड़ियों में परिवर्तित हो जाता है, ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक देख रहे हैं, बादलों के छा जाने से पर्वत अदृश्य हो जाता है, ताल से उठते हुए धुएं को देखकर लगता है मानो कि आग लग गई हो, आकाश में तेजी से घूमते हुए बादल बहुत आकर्षक लगते हैं, लगता है जैसे इंद्र देवता तरह तरह के खेल दिखा रहा है। फिर पूरी कविता को एक समराइज तरीके से मैंने फिर से बता दिया। तो बच्चों ये थी हमारा आज का 5वीं कविता। अब हम मिलते हैं आपको अगली कविता में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।